आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जैव विकास। जैव विकास को इंग्लिश में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। अगर जैव विकास की हम डिफिनेशन देखें तो जैव विकास की डिफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी। किसी भी जीव जाति में धीरे धीरे लंबे समय तक परिवर्तन होना। लंबे समय का अर्थ होता है लगभग लाखों वर्ष तक परिवर्तन होना। और जिस जीव जाति में परिवर्तन हुआ है, जीव जाति का दूसरी जात में बदलने की क्रिया को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या जैव विकास कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक प्रकार की जाति है या दूसरी जात में बदल गई, क्योंकि इसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ इसीलिए दूसरी जात में बदल गई। इसी प्रक्रिया को जैव विकास इंग्लिश में से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए है मनुष्य। मनुष्य की जो पूर्वज थे, मान लीजिए एस लाइक चिंपैंजी या बंदर जैसे थे, और इनमें धीरे धीरे बदलाव हुआ और यह बदलाव लंबे समय तक हुआ, जिससे मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इसी प्रक्रिया को हम जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। किसी भी जीव जाति में बदलाव के जो कारण होते हैं, यानी कि जैव विकास के जो कारण होते हैं या फिर जात में बदलाव के जो कारण होते हैं, कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जीव जो होते हैं भाग लेते हैं, मेल और फीमेल। हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें दो डीएनए पार्टिसिपेट करते हैं। जब दो डीएनए आपस में निषेचन करते हैं तो इनसे एक नया डीएनए बनता है, जो कि होता है संतानें या फिर बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार डीएनए में धीरे धीरे बदलाव होता है ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहला कारण होता है लैंगिक जनन, डीएनए में परिवर्तन के कारण, और दूसरा होता है उत्परिवर्तन। परिवर्तन को इंग्लिश में म्यूटेशन कहा जाता है। उत्परिवर्तन का अर्थ होता है किसी भी डीएनए में या आनुवांशिक पदार्थ में, जेनेटिक मटेरियल में धीरे धीरे ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे क्या होना, उसमें परिवर्तन होना या फिर अचानक उसमें परिवर्तन होना उत्परिवर्तन कहलाता है। तो जैव विकास के कारण के दो मुख्य कारण होते हैं जिनसे डीएनए में बदलाव होता है, और डीएनए में बदलाव के कारण धीरे धीरे डीएनए में बदलाव के कारण जिस जीव जाति में बदलाव होता है वह अपने माता पिता से पूर्ण रूप से भिन्न हो जाती है और नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो इस लेक्चर में हमने डिफिनेशन देखा। इसके अलावा हम देखेंगे किस प्रकार ब्रह्मांड या यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड से किस प्रकार पृथ्वी बनी और पृथ्वी पर किस प्रकार जीवन आया, और उसकी जो थ्योरी होती हैं उसको इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली थ्योरी है उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को सबसे पहले वैज्ञानिक जी ने दिया जिनका नाम है लेमेट्री। लेमेट्री जी ने बिग बैंग थ्योरी दिया और इन्होंने बताया किस प्रकार पृथ्वी बनी है और पृथ्वी पर किस प्रकार जीवन आया है। तो जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग मीन्स होता है बहुत बड़ा और बैंग मीन्स होता है विस्फोट, यानी कि विस्फोट का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में बताया जाता है कि किस प्रकार ब्रह्मांड से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी पर जल उत्पत्ति कैसे हुई, इस थ्योरी में बताया जाता है। तो हम जानते हैं कि ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है उसमें सबसे पहले ऊर्जा और द्रव्य पाया जाता था, और हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें गैसेस पाई जाती थी। और इस ऊर्जा और द्रव में जब विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के कारण ये जो गैसेस होती हैं वो ब्रह्मांड में, गैसेस ब्रह्मांड में क्या हो गई, फैल गई। गैसेस ब्रह्मांड में फैल गई। गैसेस के फैलने के कारण
तापमान जो है धीरे धीरे वहाँ का कम होने लगा। जब तापमान कम हो गया तो बहुत सारी गैसेस की उत्पत्ति हुई। इसमें से हाइड्रोजन और हीलियम जो है मोस्ट कॉमन गैसेस हैं। इसके अलावा अन्य गैसेस की भी इसमें उत्पत्ति हुई। और गैसेस में अट्रैक्शन फोर्स के कारण कुछ गैसेस जो थी ताकतवर थी, जैसे कि क्लोरीन हो गया या अन्य गैसेस थी। तो गैसेस जो थी ताकतवर होने के कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैसेस जो थी आपस में मिलने लगी। आपस में गैसेस के मिलने के कारण या कंडेंसेशन के कारण धीरे धीरे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। गैलेक्सीज यानी कि आकाश गंगाएं बनने लगी धीरे धीरे। और आकाश गंगा में हम लोग की जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सीज का भी फॉर्मेशन हुआ। और इसी के साथ ही साथ हमारी पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई। लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो यानी कि 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। बट इस पृथ्वी में कोई वायुमंडल नहीं था, यानी कि नो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल नहीं था। परंतु यहाँ पर कुछ मुख्य गैसेस पाई जाती थी, जैसे कि मेथेन हो गया, अमोनिया हो गया। इसके अलावा वाटर वेपर था, जल वाष्प पाई जाती थी, लेकिन इसका तापमान बहुत ही ज़्यादा था। और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस यहाँ वहाँ पर पाई जा रही थी। वायुमंडल नहीं होने के कारण जो यूवी रेडिएशन है वो वाटर के ऊपर डायरेक्ट पड़ रही थी, जिससे वाटर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन हो रहा था। यूवी रेडिएशन जो थी डायरेक्ट पड़ रही थी, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसमें से जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रही थी, जिससे ओजोन का फॉर्मेशन होगा, जो कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। और ओजोन से जो थी ओजोन परत बनती है। ओजोन परत जो थी एक प्रकार की सुरक्षात्मक परत थी, यानी कि यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता रखती है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन गैस थी यह जब मीथेन से रिएक्ट करती थी वहाँ पर जल का फॉर्मेशन होगा। जो जल है वह धीरे धीरे लगातार विस्फोट होने के कारण जो पृथ्वी है उस पर गड्ढे बन रहे थे। उसी गड्ढे में यानी कि जो पानी है स्टोर हो रहा था, गड्ढे में पानी क्या होगा, स्टोर हो रहा था। स्टोर होने के कारण वाटर बॉडीज या फिर समुद्र महासागर की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार महासागर समुद्र की जो है उत्पत्ति हुई, यानी कि पानी वहाँ पर मिला। तापमान जो था इनका बहुत ही अधिक था। धीरे धीरे तापमान कम होगा। यहाँ पर तापमान धीरे धीरे कम हो रहा था कि लगातार जल का वहाँ पर चक्र चल रहा था। तो इस प्रकार पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति हुई। और इस पूरी थ्योरी को हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। बिग बैंग थ्योरी के बाद कुछ थ्योरी आती हैं जो कि हमें बताती हैं किस प्रकार जल में जीवन की उत्पत्ति हुई। उसको हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी में। लिखा कि ऊर्जा और द्रव्य था ब्रह्मांड में। जब विस्फोट हुआ तो गैसेस जो थी फैल गई, वायुमंडल में गैसेस फैल गई, जिससे तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। इससे हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों की फॉर्मेशन हुआ। आकाशगंगा बनी। इसी में हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। मिल्की वे आकाशगंगा में लगभग 4.5 अरब साल पहले बनी। इसमें वायुमंडल नहीं था, कुछ गैसेस पाई जा रही थी और ये रिएक्ट करके जो थी वाटर और ओजोन का फॉर्मेशन कर रही थी। जेनेसिस बायोमिस लाइफ, जेनेसिस फॉर्मेशन, यानी जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत को हम जीवोत उत्पत्ति या बायोजेनेसिस कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पहले से मौजूद या प्री एग्जिस्टेंस जीवन से होती है। इस सिद्धांत को सपोर्ट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, सबसे जो बेस्ट साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है लुई पास्चर और रेड्डी जी ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। और इन्होंने लुई पास्चर जी ने जीवोत उत्पत्ति के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। उन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति जो है जीवन से ही होती है। स्ट्रक्चर के माध्यम से इस थ्योरी को हम समझते हैं। तो इन्होंने एबायोजेनेसिस थ्योरी को गलत करने के लिए इन्होंने एक फ्लास्क लिया। फ्लास्क के अंदर इन्होंने मृत ईस्ट और शर्करा डाल दी। ईस्ट जो है एक प्रकार की फंगस होती है, लेकिन इन्होंने फंगस को डेड ईस्ट में डाल दिया और फ्लास्क को बंद कर दिया। अगर अजीवित पदार्थों से या नॉन लिविंग मैटर से जीवन की उत्पत्ति होती
तो इस फ्लास्क के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव देखने को मिलते, बट ऐसा नहीं हुआ। इस फ्लास्क के अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं था, जबकि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट जो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव था, जबकि यह मृत था यानी कि डेड था। इसीलिए इस फ्लास्क के अंदर कोई भी जीवन नहीं आया। तो इन्होंने इस स्टेप माध्यम से इन्होंने ये बायोजेनेसिस या आजीवात जीवात उत्पत्ति के सिद्धांत को गलत साबित किया। और इन्होंने दूसरे स्टेप में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा वही फ्लास्क लिया और इसमें मृत ईस्ट और शर्करा इसमें डाली, और इन्होंने आपकी इस फ्लास्क की गर्दन को कट कर दिया। ये गर्दन को कट किया तो ये वायु के संपर्क में आने के कारण बाहर से पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस फ्लास्क के अंदर इनको दिखे, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्होंने इसमें लार्वा देखे, तो इन्होंने बता दिया कि बाहर से लिविंग ऑर्गेनिज्म आए और उनके लार्वा देखने को मिले, यानी कि जीवन की उत्पत्ति जो है जीवित पदार्थों से होती है। इस एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके बता दिया कि बायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट इन्होंने किया, परंतु ये नहीं बता पाए कि पृथ्वी पर जीवन पहला जीवन पृथ्वी पर कहाँ पर आया। ये बायोजेनेसिस थ्योरी नहीं बता पाई। थ्योरी वह है रसायन के जैव विकास का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसे हम ओपरिन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत को ओपरिन और हेल्डेन जी ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति अजीवित पदार्थों से ही होती है, परंतु यहाँ पर जो अजीवित पदार्थ है वह है रासायनिक पदार्थ, यानी केमिकल से जीवन की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने बताया कि पहले कोई वायुमंडल नहीं था, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें जो थी प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट गैसों से टकरा रहे थे, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, और इसी विस्फोट के कारण कुछ गैसें निष्कासित हुई, रिलीज हुई थी। ये गैसें कुछ इस प्रकार थी जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसें जो थी लाइटनिंग के कारण आपस में जुड़ रही थी, यानी कि इनका कंडेंसेशन हो रहा था। इनके जुड़ने से लघु अणु या माइक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड। अमीनो एसिड जो है प्रोटीन की इकाई है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की इकाई है, फैटी अम्ल और ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ। ये जो लघु अणु हैं आपस में जुड़ने लगे और इनसे दीर्घ अणु की उत्पत्ति हुई। और दीर्घ अणु कौन से थे? अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन बनाएगा, और न्यूक्लियोटाइड आगे जाके न्यूक्लिक अम्ल बनाएगा जिसमें से आरएनए बना था, और फैटी अम्ल वसा बनाएगा। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन भी यहाँ पर हुआ था। ये जो दीर्घ अणु है प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, वसा, आगे जाके एक कोश की जीव की उत्पत्ति किया इन्होंने। उस एक कोश की जीव का नाम है प्रोटोबायोंट। प्रोटोबायोंट सबसे पहले आने वाली कोशिका है पृथ्वी पर। यह प्रोकार्योटिक कोशिका थी। तो इस प्रकार प्रोकार्योटिक कोशिका पहले पहले बनी थी, जो कि लगभग 2 अरब साल पहले बनी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है वो ये है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे मिलर जी ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से सिद्ध कर दिया कि हाँ, जीवन की उत्पत्ति केमिकल से हुई है, यानी कि ओपरन हेल्डेन के सिद्धांत को सपोर्ट करने वाले जो सिद्धांत है, प्रयोग है, वो है यूरे मिलर जी का। इन्होंने रासायनिक सिद्धांत के प्रयोग को प्रैक्टिकली माध्यम से बताया, और इन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसमें इन्होंने कुछ गैसेस लिया था, जिसकी थी मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, जिसका रेशियो था 2:1:2 के रेशियो में इन्होंने लिया, और इस फ्लास्क का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस किया। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया इन्हें कुछ अमीनो एसिड देखने को मिले, जो कि थी ग्लाइसिन, एलेनिन, स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और कुछ न्यूक्लियोटाइड बेसेस देखने को मिली, जिसमें से पिरिमिडीन इन्होंने देखा और बता दिया कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि गैसेस आपस में मिलकर केमिकल से कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल या लघु अणु की उत्पत्ति कर सकते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एक राउंड बॉटल का फ्लास्क लिया, और इस फ्लास्क में इन्होंने इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया। इलेक्ट्रोड जो होते हैं करंट उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार पहले बिजली कड़क रही थी या टंडरिंग हो रही थी या लाइटनिंग हो रही थी, उसी प्रकार इन्होंने एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड के अलावा इन्होंने इससे करंट पास किया, इसमें कुछ गैसेस डाल दी, जो कि थी मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। ये गैसेस थी आपस में कंडेंसर से जोड़ दिया गैसेस से, जो कि ठंडा करता है इन गैसेस को,
और आपस में गैसेस को मिक्स करता है। और आगे इन्होंने एक टोटी लगा दी या ट्यूब लगा दी, जिससे ये सैंपल को बाहर निकाल सकते हैं। तो इन्होंने वाटर को हीट किया, जिससे ये वाटर ऊपर जाएगा और यहाँ पर मिक्स होगा। तो यहाँ पर इन सैंपल में इन्होंने देखा कि इन्हें कुछ अमीनो एसिड में से अस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन और अलेनिन और कुछ न्यूक्लियोटाइड देखने को मिले, जो कि थी pyrimidine। तो इन्होंने प्रैक्टिकली माध्यम से सिद्ध कर दिया कि जीवन की उत्पत्ति केमिकल से हुई, इसीलिए यूरे मिलर की थ्योरी को हम कीमोजेनिक थ्योरी कहते हैं। जैव विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लैमार्कवाद, लैमार्किज्म के बारे में पढ़ेंगे, डार्विनवाद या फिर हम डार्विनिज्म कहते हैं, परिवर्तनवाद या इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो सबसे पहला है लैमार्कवाद। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लैमार्क जी ने दिया था। लैमार्क जीव विज्ञान शास्त्री, बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सन 1809 ईस्वी में अपने सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वसांगत थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को अपनी किताब फिलोसफी जूलॉजिक में प्रकाशित किया। लैमार्क जी की जो अवधारणाएं थी या पॉस्टुलेट थे वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला है वातावरण का प्रभाव या नई आवश्यकता। इन्होंने बताया कि पर्यावरण में जीवों पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रत्येक जीव पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनको अपने भोजन के लिए नई आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल इन्होंने जिराफ की गर्दन और आगे ले पैरों का दिया। इन्होंने बताया कि अफ्रीका के जंगलों में छोटे कद वाले जिराफ रहते थे, परंतु जलवायु में परिवर्तन होने के कारण वहाँ पर घास फूस सूख गई, जिससे उनको अपने भोजन के लिए पेड़ की पत्तियों के ऊपर निर्भर होना पड़ा। परंतु छोटे कद वाले जिराफ पत्तियों तक पहुँचने के लिए उनको अपनी गर्दन और आगे ले पैरों को स्ट्रेच या उठाना पड़ा, जिसके कारण उनको उनकी गर्दन और पैरों की लंबाई बढ़ती गई। तो पहले इनका जो भोजन था वह घास थी और दूसरा है पेड़ की पत्तियाँ। तो इसको बोला जाता है नई आवश्यकता। दूसरा जो सिद्धांत है इनका अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इन्होंने बताया कि जिन अंगों का जीव अधिक उपयोग करते हैं उनकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और जिन अंगों का उपयोग नहीं किया जाता वह धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इन्होंने बताया कि जिराफ जो है पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपने पैरों और गर्दन को आगे की ओर खींचते थे, जिसके कारण अधिक उनका उपयोग करते थे, जिसके कारण उनकी लंबाई बढ़ती गई या विकसित होते गए, और जिन अंगों का प्रयोग नहीं किया जाता वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तीसरा सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागत थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उपार्जित मीन्स होता है प्राप्त किए हुए लक्षण, यानी जो लक्षण हम पीढ़ी में प्राप्त करते हैं वो दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने ये बताया, इस सिद्धांत के अनुसार जो लक्षण अपनी पीढ़ी में प्राप्त करते हैं जीवन में, वह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, या अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वह दूसरे जीवों में चले जाते हैं। परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो लक्षण हम प्राप्त करते हैं वो लक्षण दूसरी पीढ़ी में नहीं जा सकते हैं। केवल डीएनए के ही लक्षण जीवों में स्थानांतरित होते हैं। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागत के सिद्धांत जो है थोड़ा गलत माना जाता है। उन्होंने बताया कि जो लक्षण जीव अपनी पीढ़ी में प्राप्त करता है वह उनकी संतानों में जाता है, जिससे उनके डीएनए में बदलाव के कारण नई जाति की उत्पत्ति होती है। उन्होंने जिराफ की गर्दन का उदाहरण लिया और पैरों की लंबाई का उदाहरण लिया। उन्होंने बताया कि लैमार्क के अनुसार अफ्रीका के जंगल में छोटे कद वाले जिराफ पाए जाते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन होने के कारण वहाँ की घास फूस सूख गई। अपने भोजन के लिए इन्हें पेड़ पौधे की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा था। पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए इन्हें अपनी गर्दन खींचना पड़ा और आगे पैरों को उठाना पड़ता था, जिससे गर्दन और पैरों का ज़्यादा उपयोग करने के कारण उनकी लंबाई बढ़ने लगी। और लैमार्क के अनुसार लंबाई लक्षण जो थे वो दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसीलिए इन्होंने सिद्धांत दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागत, जिससे लंबी गर्दन वाले पैरों वाले जिराफ की उत्पत्ति हुई। इन्होंने बताया उपार्जित लक्षणों की वंशागत की कुछ कमियां निकाली गई। अंधी माता पिता की संतानें अंधी नहीं होती हैं, क्योंकि लैमार्क जी ने बताया था कि अगर लक्षण जो है पीढ़ी में हैं तो उनके बच्चे में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
युद्ध में सैनिक के पैर कट जाने पर उसके बच्चे के पैर कटे हुए नहीं होते हैं। इस प्रकार की थ्योरी गलत की गई। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है विजमान, इन्होंने चूहे की पूंछ को 21 पीढ़ियों तक काटा परंतु उसकी पूंछ समाप्त नहीं हुई। इस प्रकार लैमार्क की उपाधि लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत को गलत साबित किया था साइंटिस्ट जी ने। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे जो पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को फादर स्टोरेज जी ने दिया था। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कुछ ही दिनों में हुई और इस पृथ्वी को गॉड के द्वारा बनाया गया है और इसमें किसी भी जीवों में इवोल्यूशन या जैव विकास नहीं होता है, किसी भी जीवों में बदलाव नहीं होता है। परंतु इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया गया था। कुछ अन्य थ्योरी भी दी जाती हैं जैसे कि आजीवात जीवोत उत्पत्ति। इंग्लिश में से ए बायोजेनेसिस कहा जाता है। ए मीन्स विदाउट, बायो मीन्स लाइफ, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। बिना जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत को हम आजीवात जीवोत उत्पत्ति या ए बायोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति अजीवित पदार्थों से हुई है और इस सिद्धांत को बहुत सारे साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया, जिसमें से एक साइंटिस्ट जिनका नाम है वॉन हेलमोंट, जिन्हें दावा किया कि ये गेहूं और गंदगी से चूहे की उत्पत्ति का इन्होंने दावा किया, परंतु ये थ्योरी जो थी वो फेल हो गई। कुछ थ्योरी हैं जिन्होंने बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, उसको हटा दिया। जो बेस्ट थ्योरी वो है जीवात जीवोत उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे हिंदी में बायोजेनेसिस कहा जाता है।